सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन। 9 पोर्शन या 9 पार्ट इसके मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज के लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन का लास्ट वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कुछ स्पेशल है और अलग भी है। उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम है नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन सी नर्व होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई होती हैं, कौन सी नर्व सीक्रेशन बढ़ाती है, कौन सी नर्व मूवमेंट बढ़ाती है, किसके द्वारा सीक्रेशन कम होते हैं, किसके द्वारा सीक्रेशन बढ़ जाते हैं। और यहां स्पेशल ये होगा कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशल तरह का नर्वस सिस्टम होता है जो स्वतः ही काम कर सकता है। पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन में अपन बात करें तो 2 शब्द पढ़ते हैं अपन। एक तो पढ़ते हैं सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर जाता है काफ मसल। सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आंसर है काफ मसल। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सेकंड ब्रेन कौन होता है, तो आंसर है डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी। अपने जीआईटी को सेकंड ब्रेन या सेकंड माइंड के नाम से भी जाना जाता है। अब सोचो कितना बड़ा वर्ड बोल रहे हैं अपन, सेकंड ब्रेन। इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ बेसिक स्पेसिफाई तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो 2 तरह के नर्वस सिस्टम हैं जो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करें अपन, नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन। अच्छा, नर्व सप्लाई कहां से होगी, ये सारे के सारे साथियों को अच्छे से ज्ञान है। ब्रेन से होगी और स्पाइनल कोड से होगी। ब्रेन से होगी और स्पाइनल कोड से होगी। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, दीज आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखें, नर्वस सिस्टम के विभाजन या डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम को भली भांति जानते हैं आप। जो सेंट्रल कंट्रोलिंग बॉडी है वो तो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड, वो तो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड को अपन शामिल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके अलावा आप सारे के सारे साथियों ने पढ़ा है कि कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो ब्रेन से निकलती, कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, बाहर निकलती हैं और अंदर भी आती हैं। कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं या स्पाइनल कोड में आती हैं। तो यहां पर डायग्राम में अपन बात करें, नर्वस सिस्टम नर्व सप्लाई पढ़ाने के लिए एक बेसिक व्यू आपको बताना होगा कि 2 तरह की नर्व हैं। इनिशियली अपन बात करें तो ब्रेन में आने वाली और ब्रेन से जाने वाली, साथ में स्पाइनल कोड से आने वाली और स्पाइनल कोड से जाने वाली। तो ब्रेन में आने वाली और ब्रेन से जाने वाली इन पर्टिकुलर नर्व का नाम है क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कोड से आने वाली और स्पाइनल कोड से जाने वाली, ये जो रेड कलर में अपन ने शो किया है, इनका नाम है स्पाइनल नर्व। तो 2 तरह की नर्व हैं, एक तो ब्रेन में आने वाली और ब्रेन से जाने वाली, दीज आर द क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कोड में आने वाली और स्पाइनल कोड से जाने वाली, इनका नाम है स्पाइनल नर्व। इनमें से कुछ नर्व ऐसी होती हैं, अपन बात करें ब्रेन वाली और स्पाइनल कोड वाली, जो बॉडी के ऑटोनॉमस फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। जैसे अपने हार्ट की हार्ट बीट कब बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, कब कम होगा, कार्डियक आउटपुट का कंट्रोल, जीआईटी में सीक्रेशन कब ज्यादा होने हैं, कब कम होने हैं, कब मूवमेंट बढ़ाने हैं, कब कम करने हैं, आपके मेरे हाथ में तो नहीं है। बोले तो ऑटोनॉमसली चलता है, यह ऑटोनॉमसली चलता है। तो इनमें से कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो जीआईटी को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, यानी ऑटोनॉमस फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। और यह एक पर्टिकुलर सिस्टम बनता है जिसका नाम होता है एएनएस। एएनएस बोले तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम,
ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में कुछ स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी नर्व क्रेनियल ब्रेन से निकलती हैं, बोले तो क्रेनियल होती हैं, और कुछ स्पाइनल कोड से निकलती हैं जिनको स्पाइनल नर्व कहा जाता है। तो यहां पर विभाजन हो गया। देखिए गौर करें, यहां पर विभाजन हो गया। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले सब कुछ को कंट्रोल करेगा या तो ब्रेन या स्पाइनल कोड। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं ये सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है। इनको अपन शामिल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इनको अपन शामिल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? आंसर है सर ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आती। ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आती है। उसके बाद अगले वर्ड पर अपन जाएं। ये बॉडी से में या तो जा रही हैं ये वाले ग्रीन कलर वाली और रेड कलर वाली, या फिर बॉडी से आ रही। अगर बॉडी से इंपल्स को लेकर ब्रेन तक जा रही हैं तो सेंसरी हो जाएंगी, और ब्रेन से इंपल्स को लेकर बॉडी के पार्ट तक जा रही हैं तो मोटार हो जाएंगी। तो आने वाली का मतलब तो सेंसरी और जाने वाली का मतलब होगा मोटार। तो बहुत सारी नर्व आती हैं और जाती हैं। जो ब्रेन में आती हैं या जाती हैं उनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। जो स्पाइनल कोड में आती हैं या जाती हैं उनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। इन्हीं में से कुछ नर्व ऑटोनॉमस फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को एएनएस बोलते हैं। तो सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट तो ये हो गए और पेरीफेरल पार्ट ये हो गया। तो ये जो पार्ट नीचे लिखे हुए हैं इनको शामिल करते हैं अपन पीएनएस में। पीएनएस का मतलब आपको भली भांति पता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का मतलब आपको भली भांति पता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? आंसर है जी क्रेनियल नर्व आती है, स्पाइनल नर्व आती है और एएनएस आता है। क्रेनियल नर्व आती है, स्पाइनल नर्व आती है और एएनएस आता है। तो इट इज द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। यहां अपन सिंपल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये हो गया डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? आंसर है ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब आपको मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं? नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात करें तो डाइजेस्टिव ऑर्गन के सीक्रेशन को बढ़ाओ या इनको कम कर दो, मूवमेंट को बढ़ाओ या कम कर दो, आप खुद सोच लो। क्या मर्जी से करते हैं कि हाँ अब स्टोमक जूस सीक्रेट करे या स्टोमक के मूवमेंट बढ़ जाएं या कम हो जाए? नहीं, ऑटोनॉमसली होते हैं। द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर कंट्रोल्ड अंडर द एएनएस। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा यह फंक्शन कंट्रोल होते हैं। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन होते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन होते हैं जिनको अपन नाम देते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जिनको अपन नाम देते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखें जो सिंपैथेटिक वाला पार्ट है शायद आप सभी साथियों को ज्ञान भी कहते हैं। इसको स्टिमुलेटरी पार्ट कहा जाता है या सिस्टम कहा जाता है। और जो नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक होता है इसको इनहिबिटरी कहा जाता है। शायद सारे के सारे साथियों को इस बात की नॉलेज है कि सिंपैथेटिक सामान्यतः होता है स्टिमुलेटरी, जो पार्ट के फंक्शन को बढ़ा देता है। ये भी आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि इसी को नाम देते हैं फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्ड। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्ड। क्या समझें इसके बारे में कि जब भी आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, एक्सरसन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं,
तो सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन होगा। जब आप रिलैक्स में हैं, नींद में हैं या खुशी में हैं, रिलैक्स में हैं, नींद में हैं या खुशी में हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन होगा। तो देखें, बॉडी के यूजुअल फंक्शन जैसे कार्डियो से संबंधित वो सारे बढ़ जाते हैं तनाव में रहते हो जब आप। बीपी बढ़ जाता है, अभी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे अपन, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। और जब सो रहे हो या रिलैक्स हो तो पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन का काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन का काम करता है, फंक्शंस को इनहिबिट करने का काम करता है। देखें, ये सिंपल सा डिवीजन हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड सीएनएस का हिस्सा है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और एएनएस ये पीएनएस का हिस्सा है। इसमें जो एएनएस है उसके दो डिवीजन है, सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेटरी होता है और पैरासिम्पैथेटिक जो सामान्यतः इनहिबिटरी होता है। नॉर्मल सा एग्जाम्पल पढ़ें अपन। मान के चलें कहीं आप घूमने गए, किसी अभयारण्य में घूमने गए, आप गाड़ी से उतर के एंजॉय कर रहे हैं और वहां पर जंगल में से शेर आपके जस्ट सामने आ गया। सोचो क्या गुजर रही है आप पर। शेर आपके सामने आ गया, यू आर गेटिंग द स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, बहुत भयंकर तनाव हो गया आपको। बताओ क्या स्टिमुलेट होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब है अब आप क्या काम करने वाले हैं? शेर आपके सामने है, घूमने गए थे, क्या काम करने वाले हैं? तो वैसे तो आपका मन कह रहा है कि सर हम तो क्या करेंगे, अब जो करना है उसी को करना है। फिर भी अपन दो काम कर सकते हैं, या तो वहां से भागो, या तो वहां से भागो, और या फिर वो अटैक करे तो उससे लड़ो। लास्ट में मरता क्या नहीं करता। तो या तो अपन भागेंगे, या तो अपन भागेंगे बोले तो फ्लाइट, या फिर उससे फाइट करेंगे। तो उस दौरान कौन सा पार्ट स्टिमुलेट होगा? आंसर इज सिंपैथेटिक। आपकी हार्ट रेट यदि मैं पूछूं उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर दे रहे हैं कि सर बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, सो जाते हैं, रिलैक्स हैं आप, और जब रिलैक्स होंगे तभी आपको नींद आएगी। आप सो जाते हैं तो सोने के दौरान कौन सा पार्ट है जो स्टिमुलेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक। आपकी हार्ट रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? सोने के बाद कम हो जाएंगी। आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन के दौरान, रेस्टिंग के दौरान, स्लिप के दौरान क्या स्टिमुलेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और स्ट्रेस के दौरान, एंजाइटी के दौरान, फियर के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान क्या स्टिमुलेट होगा? सिंपैथेटिक। इज दैट क्लियर? तो अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखें किस तरीके से नर्व सप्लाई होती है। ऑटोनॉमस के फाइबर भी अपन बात करें, ब्रेन या स्पाइनल कोड से ही निकलने वाले, ब्रेन या स्पाइनल कोड से ही निकलने वाले हैं। तो देखें, इससे पहले मैं हार्ट के बारे में जानकारी दे दूं आपको। सबसे पहले हार्ट के बारे में जानकारी दे दें, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हार्ट की एक्टिविटी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कैसे कंट्रोल होती। तो हार्ट में जो सिंपैथेटिक के फाइबर होते हैं, हार्ट में जो सिंपैथेटिक के फाइबर होते हैं वो तो स्पाइनल कोड से निकलते हैं, बोले तो थोरैको लंबर ब्रांच से निकलते हैं। ये सिंपैथेटिक के फाइबर है। जो रेड कलर से अपन बना रहे हैं ये सिंपैथेटिक के फाइबर हैं जो हार्ट और ब्लड वेसल को सप्लाई होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के जो फाइबर होते हैं वो ब्रेन से निकलते हैं और खासकर वेगस नर्व से निकलते हैं। ब्रेन से निकलते हैं और खासकर वेगस नर्व से निकलते हैं। ये जब हार्ट में सप्लाई होंगे तो हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी को कम कर देंगे। यहां से तो सिंपैथेटिक के फाइबर हैं जो निकल रहे हैं,
थोरेकोलंबर ब्रांच से। सिंपैथेटिक के फाइबर कहां से एराइज हो रहे हैं? आंसर है थोरेकोलंबर ब्रांच से एराइज हो रहे हैं। पैरासिंपैथेटिक के फाइबर कहां से एराइज हो रहे हैं? पैरासिंपैथेटिक के फाइबर कहां से एराइज हो रहे हैं? आंसर है वेगस से एराइज हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं आपसे कहूं ये सिंपैथेटिक के फाइबर जब स्टिमुलेट होंगे तो हार्ट की एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ने वाला है? हार्ट रेट पर क्या असर डालेंगे ये? आंसर है कि सर बढ़ जाएगी। अभी अभी डील किया है। हार्ट रेट के साथ साथ हार्ट से निकलने वाला ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बोले तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। यहां और अपन डिस्कस करें ब्लड प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा ब्लड वेसल का, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो इंसान का ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगी और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। अगर वेगस स्टिमुलेट होती है तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? सब कुछ कम हो जाएगा। वेगस स्टिमुलेट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है सब कुछ कम हो जाएगा। तो यहां पर वेगस हार्ट के फंक्शन को स्टिमुलेट कर रही है या इनहिबिट कर रही है? आंसर है इनहिबिट कर रही है। आंसर है इनहिबिट कर रही है। इज दैट क्लियर? तो ये तो हार्ट के अंदर फाइबर देख लो आप। सिंपैथेटिक के फाइबर हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और पैरासिंपैथेटिक के फाइबर जो कौन सी नर्व से निकल रहे हैं? क्रेनियल नर्व है वेगस, इससे निकल रहे हैं, ये हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देते। अब चलें जीआईटी के बारे में डील करें। देखें डाइजेस्टिव सिस्टम में दो काम होते हैं। पहला काम तो होता है सीक्रेशन और दूसरा होता है मूवमेंट। पहला काम तो होता है सीक्रेशन और दूसरा काम होता है मूवमेंट। ध्यान रहे और हमेशा ध्यान रखना है, जितना ज्यादा जरूरी होता है सीक्रेशन, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं मूवमेंट। पहले भी अपन ने एक बार बोला है कि जो खाना अपन खाते हैं वह 8 मीटर लंबा पथ तय करता है। तो जितने जरूरी होते हैं सीक्रेशन, उतने ही जरूरी होते हैं मूवमेंट। तो यहां मैं बोल सकता हूं जीआईटी से आपको क्या काम कराना है? जीआईटी से आपको क्या काम कराना है? तो आपका आंसर होगा कि सर एक तो सीक्रेशन कराने, जीआईटी से क्या काम कराना है कि सर एक तो सीक्रेशन कर, एक मूवमेंट कराने, एक तो सीक्रेशन कराने हैं और एक मूवमेंट कराने। अब देखें किस तरीके से नर्वस कंट्रोल होता है इसके ऊपर, गौर करें आप। सिंपैथेटिक के फाइबर सेम यहीं से निकलते हैं, यहीं से निकलते हैं, बोले तो स्पाइनल कोड से निकलते हैं, और यह अपने जीआईटी में सप्लाई होते हैं। सिंपैथेटिक के फाइबर फिर से कहां से निकल रहे हैं? स्पाइनल कोड से निकल रहे हैं, और यह जीआईटी में सप्लाई हो रहे हैं। पैरासिंपैथेटिक के फाइबर कहां से निकल रहे हैं? सेम आंसर है कि वेगस से निकल रहे हैं। पैरासिंपैथेटिक के फाइबर कहां से निकल रहे हैं? वेगस से निकल रहे हैं, और जीआईटी को सप्लाई हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? यानी जैसे हार्ट में है वैसे ही जीआईटी में, जैसे हार्ट में है वैसे ही जीआईटी में है। बोले तो हार्ट में सिंपैथेटिक के फाइबर स्पाइनल कोड से, जीआईटी में भी स्पाइनल कोड से। हार्ट में पैरासिंपैथेटिक के फाइबर वेगस नर्व, ब्रेन, क्रेनियल नर्व से, तो इसमें भी क्रेनियल नर्व से। बट यहां पर काफी बड़ा ट्विस्ट है। जीआईटी में अभी अभी इससे जस्ट पहले जो डायग्राम में अपन ने देखा, नॉर्मली सिंपैथेटिक आर द स्टिमुलेटरी सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक आर द इनहिबिटरी सिस्टम। यहां पर मैंने आपको समझा भी दिया कि ये स्टिमुलेट होगा तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, और पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो कम होंगी। तो समझ में आ रहा है कि हां सर सही बोल रहे हो कि ये तो स्टिमुलेटरी है और ये वाला इनहिबिटरी है। बट अगर जीआईटी के लिहाज से बात करें तो जस्ट उल्टा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से बात करें तो जस्ट उल्टा होगा। नॉर्मल तौर पर इसको स्टिमुलेटरी नाम दे रहे हैं अपन,
अब अपन सिंपल सा दिमाग लगाएं कि सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेट होगा तो जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ना चाहिए, तो दिमाग में फिक्स है कि स्टिमुलेटरी सर बढ़ जाएंगे। अच्छा, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा कि सर इनहिबिटरी कम हो जाएंगे। बट नो, यह आंसर नहीं, आंसर जस्ट उल्टा है। यहां पर अपोजिट वर्क होता है। यहां पर जो पैरासिंपैथेटिक के फाइबर हैं ये स्टिमुलेटरी होते हैं। ये जो पैरासिंपैथेटिक के फाइबर हैं जीआईटी में ये स्टिमुलेटरी का काम करते हैं। दीज आर द स्टिमुलेटरी फाइबर्स। देखो यहां पर ये स्टिमुलेशन का काम कर रहे हैं, परंतु हार्ट में ये किसका काम कर रहे हैं, इनहिबिशन का। हार्ट में किसका काम कर रहे हैं, आंसर है इनहिबिशन का। और चूंकि हार्ट में यह स्टिमुलेशन का काम कर रहे हैं, सिंपैथेटिक के फाइबर हार्ट में स्टिमुलेशन का काम कर रहे हैं, परंतु अदर एंड पर अपन जीआईटी में देखें तो ये सिंपैथेटिक के फाइबर इनहिबिशन का काम कर रहे हैं। तो आंसर आपको जस्ट अपोजिट देना है। अभी एग्जाम्पल भी डील करेंगे, आंसर आपको जस्ट अपोजिट देना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से डाइजेस्टिव सिस्टम के सीक्रेशन और मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। आंसर है डिक्रीज हो जाएंगे। आंसर है डिक्रीज हो जाएंगे जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होगा। अगर बात करें वेगस के स्टिमुलेट होने से क्या फर्क पड़ेगा, आंसर है जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट बढ़ जाएंगे। जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट बढ़ जाएंगे। तो देखो जस्ट अपोजिट हो गया। हार्ट में जहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटरी का काम कर रहा है, जीआईटी में वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिशन का काम कर रहा है। हार्ट में जहां पर वेगस नर्व इनहिबिशन का काम कर रही है, वही वेगस नर्व जीआईटी में स्टिमुलेशन का काम कर रही है। तो यहां पर जस्ट अपोजिट इफेक्ट आपको लग रहा है। अब इसको समझ भी सकते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल के द्वारा। शेर आपके सामने आ गया, आप घूमने गए थे, कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, आंसर है कि सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, शेर आपके सामने है, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बट ओरल कैविटी के सीक्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। सोचो आप, शेर आपके सामने है तो गला, पेट, ओरल कैविटी सब सूख जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, पूरी तरीके से ड्राई हो गया, गला सूख गया, मुंह सूख गया, इतने ज्यादा घबराहट में आ रहे हैं आप। सोचो क्या स्टिमुलेट हुआ, सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो जीआईटी के सीक्रेशन, बताओ क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएंगे। सिंपैथेटिक का प्रभाव अपन बात करें हार्ट पर तो बढ़ेगा, परंतु यहां इनहिबिशन का काम करेगा। इज दैट क्लियर। दूसरा, रेस्टिंग अवस्था में हैं आप, खुशी वाली अवस्था में हैं आप, आपकी हार्ट रेट कम है, आपका ब्लड प्रेशर कम है, आप खुश हैं, रिलैक्स हैं, पूरी तरीके से चिंता से मुक्त हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम है, आपकी हार्ट रेट कम है। बताओ आपके भूख पर क्या फर्क पड़ेगा। जब आप खुश हैं, रिलैक्स हैं, भूख आपको ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, तो सीधा सा आंसर है कि सर ज्यादा लगेगी। अच्छा, ज्यादा क्यों लग रही होगी, शायद सीक्रेशन बढ़ गए होंगे। ज्यादा क्यों लग रही होगी, शायद सीक्रेशन बढ़ गए होंगे। तो समझो आप रिलैक्स हैं या खुश हैं, क्या स्टिमुलेट हुआ, पैरासिंपैथेटिक या वेगस। वेगस ने हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट रेट कम, ब्लड प्रेशर कम, और उधर जीआईटी की एक्टिविटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बताओ भूख ज्यादा लगेगी। इज दैट क्लियर। ये तो व्यवहारिक एग्जाम्पल हैं, शायद 100% आप साथियों को समझ में आ रहे हैं। तो इस तरह का इफेक्ट होता है जीआईटी पर। तो जो इफेक्ट हार्ट पर है उसका जस्ट उल्टा प्रभाव होता है जीआईटी पर। तो ध्यान रखने वाली बात यह है,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेट होने से जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है कम हो जाएंगे। पैरासिंपैथेटिक या वेगस के स्टिमुलेट होने से क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है बढ़ जाएंगे। तो अपन डील कर रहे हैं ये जो पाथवे अपन ने पढ़ा है, इसके लिए नर्व कहां से आ रही? ब्रेन और स्पाइनल कोड से आ रही है। यहां से कंट्रोल हो रहा है, तो बाहर से नर्व इसके अंदर आ रही है, बाहर से कंट्रोल हो रहा है। दैट इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्या बोले इसको अपन? दैट इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब चूंकि ऐसा देखा गया कि यदि आप एक्सट्रिंसिक पाथवे को पूरी तरीके से काट दें, मान के चलो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक पाथवे को काट दिया जाए, तो यहां पर ऐसा देखा गया तो भी जीआईटी में थोड़े बहुत सीक्रेशन हो रहे, जीआईटी में थोड़े बहुत मूवमेंट हो रहे। ये क्या बात हुई? जब आपने नर्व सप्लाई को काट ही दिया तो जीआईटी के मूवमेंट और सीक्रेशन बंद हो जाने चाहिए। फिर शायद यहां पर कुछ स्पेशल तरह की डिस्कवरी की गई होगी, तो यहां बीच बीच में कुछ ऐसे नर्व फाइबर भी मिले जो वैसे तो इनसे कंट्रोल हो रहे हैं, परंतु इनको काट भी दें तो वह अपने आप भी काम कर सकते हैं, अपने आप भी काम कर सकते हैं। बिना ब्रेन और स्पाइनल कोड के भी जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा है जो बिना नर्वस सिस्टम के भी काम कर लेता है। तो एक स्पेशल तरह का पाथवे इसके अंदर भी पाया जाता है। तो इसका मतलब जीआईटी में दो तरह के पाथवे हो गए, एक तो जो बाहर से कंट्रोल हो रहा है ये पाथवे, और एक जो खुद इसके अंदर है वो पाथवे। इस पर्टिकुलर पाथवे को अपन डिवाइड करें तो इन पाथवे को बोलेंगे जो बाहर से कंट्रोल कर रहा है, इट इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसका नाम है एक्सट्रिंसिक पाथवे। और जो खुद इसके अंदर पाया जाएगा, जो इसके काटने पर भी काम करेगा, उसका नाम है इंट्रिंसिक पाथवे। इस तरह का पाथवे केवल और केवल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पाया जाता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन सेकंड ब्रेन या सेकंड माइंड के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इंट्रिंसिक पाथवे, अभी उसको अपन डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है नर्व सप्लाई के बारे में, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे, एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे। ये जो एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे है यह ब्रेन और स्पाइनल कोड से आ रहा है। बोले तो एएनएस के फाइबर सप्लाई हो रहे हैं, एएनएस को दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया। बोले तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। पहला है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर। जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं इनके लिए जो ब्रांचेज हैं वह कहां से अराइज होती हैं? आंसर है स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड में भी मेनली कहां से? थोरैकोलंबार से, थोरैकोलंबार से अराइज होती हैं। उसके अलावा अगर इसका स्टिमुलेशन होगा, अगर इसका स्टिमुलेशन होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो काम होते हैं जो अपन डील कर रहे थे। These are the secretion और movement, these are the secretion और movement। तो सीक्रेशन और मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? सीधा सा आंसर अभी अपन ने देख लिया था, कम हो जाए। सिंपैथेटिक के स्टिमुलेट होने से
जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट कम हो जाते हैं। दूसरे डिवीजन के बारे में अपन बात करें, नंबर 2 पैरासिम्पैथेटिक। नंबर 2 पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स कहां से एराइज होते हैं ये? आंसर है कि सर ब्रेन से एराइज होते हैं। ब्रेन में भी कौन सी नर्व है? आंसर है वेगस नर्व से होते हैं। फिर से वेगस नर्व का यदि स्टिमुलेशन होगा, वेगस नर्व का यदि स्टिमुलेशन होगा तो जीआईटी में 2 काम हो रहे हैं। कौन कौन से काम हो रहे हैं? सीक्रेशन और मूवमेंट। कौन कौन से काम हो रहे हैं? सीक्रेशन और मूवमेंट। अगर वेगस का स्टिमुलेशन होगा तो सीक्रेशन और मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? भले से ये पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर हो, परंतु वेगस के स्टिमुलेट होने से सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों बढ़ जाएंगे। सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों बढ़ जाएंगे। अभी अच्छे से समझा दिया। हार्ट से जस्ट अपोजिट अफेक्ट है। वहां सिंपैथेटिक स्टिमुलेट करता है हार्ट में और यहां इनहिबिट करता है। वहां हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक या वेगस इनहिबिट करती है, जबकि यहां पर कर रही है। तो वेगस के स्टिमुलेट होने से जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये अपन ने बात कर ली एक्सट्रिंसिक पाथवे जो बाहर से जुड़ा हुआ है। अब अपन आगे डील करें कि यहां पर ऐसा देखा गया, यहां पर ऐसा देखा गया कि जो स्टोमक है ये इसके सबसे अंदर वाली दीवार है। ये स्टोमक की सबसे अंदर वाली दीवार है। इस पर्टिकुलर को लेयर को अपन बोलते हैं म्यूकोसा। इसका नाम है म्यूकोसा। इस म्यूकोसा के बाद ये पर्टिकुलर लेयर है जिसका नाम है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के बाद ये मस्कुलर लेयर होती है और इसके बाद लेयर होती है सिरोसा। ये चारों लेयर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अंदर वाली म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर लेयर और सिरोसा। 2 काम कराने हैं अपन को यहां। एक तो स्टोमक से सीक्रेशन कराना और एक स्टोमक के मूवमेंट कराना। अच्छा, जो सीक्रेशन होंगे वो तो अंदर वाली दीवार से होंगे, बोले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से होंगे। तो शायद बाहर से कोई नर्व इनको स्टिमुलेट करती है और जो मूवमेंट होने हैं वो इस दीवार से होंगे। जो मूवमेंट होने हैं वो इस दीवार से होंगे तो बाहर वाली नर्व इससे जुड़ी हुई होंगी, बोले तो एक्सट्रिंसिक पाथवे की। परंतु यदि एक्सट्रिंसिक पाथवे को काट भी दिया जाए, एक्सट्रिंसिक पाथवे को काट भी दिया जाए तो भी स्टोमक में ये दोनों काम होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बट होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि यार नर्व काटने के बाद भी काम हो रहा है तो कुछ तो स्पेशल है इसमें, कुछ तो इसमें स्पेशल है। अब इसका आंसर है कि यहां एक स्पेशल तरह का नर्व फाइबर पाए जाते हैं। गौर करें, कुछ नर्व फाइबर यहां सबम्यूकोसल लेयर में होते हैं, कुछ नर्व फाइबर यहां सबम्यूकोसल लेयर के अंदर होते हैं, बोले तो सबम्यूकोसा में होते हैं। ये बाहर से भी जुड़े होते हैं बट इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। ये जो अंदर वाले फाइबर यहां पर हैं, सबम्यूकोसा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हैं, इनको नाम देते हैं मीजनर प्लेक्सेज। इनको नाम दिया जाता है मीजनर प्लेक्सेज। यह सबम्यूकोसल लेयर के अंदर पाए जाते हैं। सोचो किस तरीके से काम करते होंगे ये। एक्सट्रिंसिक पाथवे के जो फाइबर इनको मिलते हैं तो ये काम करते हैं, अगर उनको काट भी दें तो भी ये काम करेंगे। किस तरीके से काम करेंगे कि यहां पर नर्व फूड के टच होने से स्टिमुलेट होगी
और यहीं से ये पर्टिकुलर नर्व फाइबर इन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देंगे। यानी जब आप खाना खाओगे तो जो फूड के पार्टिकल हैं उनसे ये स्टिमुलेट होंगे, उसके बाद ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देंगे कि भैया सीक्रेशन करो, खाना स्टोमक में आ चुका है, खाना स्टोमक में आ चुका है। तो बेसिक मीनिंग ये हुआ कि ये जो मीजनर प्लेक्सेज हैं अगर ये स्टिमुलेट होते हैं तो यह सीक्रेशन को बढ़ाएंगे। ये यदि स्टिमुलेट होते हैं तो यह सीक्रेशन को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो मीजनर प्लेक्सेज है यह कौन सी लेयर में पाया जाता है? आंसर है सबम्यूकोसा में पाया जाता है। किसको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये? आंसर है सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। द मीजनर नर्व फाइबर आर रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द सीक्रेशंस ऑफ जीआईटी। यह जीआईटी के सीक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, कुछ स्पेशल तरह के फाइबर और होते हैं, वो बेसिकली इस लेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस लेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बोले तो कौन सी लेयर हो गई ये? आंसर है मस्कुलर लेयर हो गई। कौन सी लेयर हो गई ये? मस्कुलर लेयर हो गई। जैसे ही फूड आता है ये स्टिमुलेट होते हैं और ये फाइबर स्टिमुलेट होने के बाद मसल को इंपल्स पहुंचाते हैं। क्योंकि मसल को इंपल्स मिलेंगे तो मस्कुलर मूवमेंट होंगे। तो ये जो मस्कुलर लेयर में अपन ने दिखाए हैं, मस्कुलर लेयर में अपन ने दिखाए हैं, इनको बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सेज। इनको नाम देते हैं माइंट्रिक प्लेक्सेज। ये जो माइंट्रिक प्लेक्सेज हैं इनको एक और नाम दिया जाता है ऑरबैक प्लेक्सेज। इनको एक और नाम दिया जाता है ऑरबैक प्लेक्सेज। यहां अपन बात करें, यह चूंकि मसल में पाए जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन कि कौन सी लेयर में होंगे ये? कौन सी लेयर में होंगे ये? जीआईटी की कौन सी लेयर में होंगे? आंसर है मस्कुलर लेयर में होंगे। अगला, क्या यह सीक्रेशन को कंट्रोल करेंगे? नहीं। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। They are responsible to control the movement of digestive system। तो देखें इन लेयर्स के अंदर ही कुछ नर्व का इस तरह का जाल बिछा हुआ है जो बाहरी नर्व के कटने के बाद भी काम कर सकता है। यानी इंडिपेंडेंटली काम करने की क्षमता अपने जीआईटी में पाई जाती है, क्योंकि यहां पर स्पेशल तरह का नर्व पाथवे पाया जाता है और इस स्पेशल तरह के नर्व पाथवे को नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक नर्व पाथवे। क्या नाम देना चाहेंगे अपन इसको? इसका नाम होगा इंट्रिंसिक नर्व पाथवे और इसी का नाम होगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसी का नाम होगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम या ईएनएस और ईएनएस। ईएनएस बोले तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम। शायद आप सारे के सारे साथी इस बात को भली भांति समझ गए हैं कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को या ऑर्गन्स को सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह फर्स्ट ब्रेन के खराब होने पर भी स्वतः काम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें स्पेशल तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है ईएनएस, बोले तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम, या फिर इसको अपन नाम देते हैं इंट्रिंसिक नर्व पाथवे, जिसमें दो तरह के प्लेक्सेज होते हैं। जिसमें दो तरह के प्लेक्सेज होते हैं इंट्रिंसिक नर्व पाथवे के अंदर। दो तरह के प्लेक्सेज कौन कौन से हो गए, गौर करें आप। पहले प्लेक्सेज जिनका नाम है मीजनर प्लेक्सेज। कहां पर होता है मीजनर प्लेक्सेज? सबम्यूकोसा में होता है। क्या काम होता है इनका? दे आर रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ जीआईटी।
दूसरे प्लेक्सेज का नाम है माइंट्रिक प्लेक्सेज, जिसको किसी और दूसरे नाम से भी जाना जाता है ऑरबैक प्लेक्सेज। दे आर फाउंड इनसाइड द मस्कुलर लेयर एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ जीआईटी। और यही शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, आपको जीआईटी में क्या क्या काम कराने हैं, दो ही तो काम कराने हैं, सीक्रेशन कराने हैं और मूवमेंट कराने। सीक्रेशन कराने हैं और मूवमेंट कराने हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, काफी जटिल क्वेश्चन था, इस वजह से ये सारा कुछ पढ़ाना पड़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी। ऑप्शन इस तरीके से थे, द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ जीआईटी। स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ जीआईटी। सोचो सही है क्या? यस। नंबर 2, द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम ऑफ जीआईटी वर्क्स इंडिपेंडेंटली विदाउट द एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे। इंट्रिंसिक नर्व पाथवे एक्सट्रिंसिक के बिना भी काम करने में सक्षम है। क्या यह सही है? यस, सही है। उसके अलावा था मीजनर प्लेक्सेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज। और चौथा था ऑरबैक प्लेक्सेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज। अब वहां पर क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा गलत जानकारी, कौन सी जानकारी गलत है? तो पहला, वेगस से सीक्रेशन बढ़ेंगे, सही है। इंट्रिंसिक पाथवे इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, सही है। मीजनर प्लेक्सेज सीक्रेशन को बढ़ाता है, सही है। ऑरबैक प्लेक्सेज सीक्रेशन को बढ़ाता है, नहीं, गलत है। यह सीक्रेशन को नहीं बढ़ाएगा। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, यह मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यह गलत था। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों तरह के पाथवे कंप्लीट होते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट किया है टॉपिक अपन ने, नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बेसिक नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको करा दिया। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की जानकारी दे दी, ये स्टिमुलेशन का काम, ये इनहिबिशन का काम पैरासिम्पैथेटिक का। फिर हार्ट के बारे में बता दिया, हार्ट में जो थोरैकोलम्बर या स्पाइनल कोड से निकलेंगे वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और जो ब्रेन के वेगस से निकलेंगे वो कम करेंगे। परंतु यही वाले फाइबर जीआईटी में उल्टा काम करते हैं। सिंपैथेटिक के फाइबर तो जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट को कम कराते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक या वेगस के फाइबर जीआईटी के मूवमेंट और सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। तो जीआईटी में दो तरह के नर्व पाथवे हो गए, एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे। एएनएस के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक थोरैकोलम्बर या स्पाइनल कोड से एराइज होगा, इसका स्टिमुलेशन होगा तो सीक्रेशन और मूवमेंट कम हो जाएंगे। और पैरासिम्पैथेटिक जो पार्ट है वह ब्रेन के वेगस से एराइज होगा, इसका स्टिमुलेशन होगा तो जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों बढ़ जाएंगे। स्पेशल तरह का पाथवे जो पाया जाता है खुद जीआईटी के अंदर, दैट इज द इंट्रिंसिक नर्व पाथवे, या इसी का नाम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस। इसीलिए ये सेकंड ब्रेन है। इसमें दो तरह के नर्व फाइबर होते हैं, मीजनर प्लेक्सेज जो सब म्यूकोसा में होते हैं, जो सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और माइंट्रिक प्लेक्सेज। देखो दोनों एम से शुरू हो रहे हैं, पर इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, मायो वर्ड। मायो का मतलब होता है मसल, मायो का मतलब होता है मसल। तो ये मस्कुलर लेयर में, ये मस्कुलर लेयर में है, और मस्कुलर में है तो क्या कराएंगे? ये मूवमेंट। बचे क्या? मीजनर। मीजनर क्या कराएंगे? सीक्रेशन। बस ध्यान ये रखना है कि मायो जो वर्ड है या माइंट्रिक है, उन्हीं को एक दूसरा नाम देते हैं, दैट आर द ऑरबैक प्लेक्सेज। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम था नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके 10 के 10 पार्ट कंप्लीट हो गए, तो सारी जानकारी मेरे हिसाब से आपको मिल गई। और देख लें आप नर्व सप्लाई को एक बार। देखिए नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक के फाइबर यहां से निकल रहे हैं स्पाइनल कोड से, पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर वेगस से निकल रहे हैं। देखो लंग्स को सप्लाई हो रहे हैं, हार्ट को सप्लाई हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन को सप्लाई हो रहे हैं। पर यहां पर वर्क थोड़ा सा रिवर्ट है। हार्ट में और जीआईटी में अपन बात करें, जो मैंने आपको समझा दिया, तो ब्रेन से निकल रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक के,
और थोरेकोलंबर से निकल रहे हैं सिंपैथेटिक के फाइबर। इज दैट क्लियर? तो ये नर्व सप्लाई के बारे में जानकारी हो गई। दो तरह का नर्व पाथवे होता है जीआईटी के अंदर। एक्सटेंसिक नर्व पाथवे ब्रेन और स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है, जिसमें दो तरह के फाइबर होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखें सिंपैथेटिक कहां से अराइज हो रहे हैं? थोरेकोलंबर से। थोरेकोलंबर से क्या काम करेंगे? सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन होगा तो सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों कम हो जाएंगे। सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक कहां से अराइज हो रहे हैं? वेगस से। अगर वेगस स्टिमुलेट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों बढ़ जाएंगे। और एक स्पेशल तरह का नर्वस सिस्टम जो इसमें है, दैट इज द इंट्रिंसिक नर्व पाथवे, जिसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। दो तरह के फाइबर हैं, मीजनर प्लेक्सेज रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ जीआईटी, और माइंट्रिक प्लेक्सेज, जिसको ऑरबैक प्लेक्सेज भी कहते हैं, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ जीआईटी। तो ध्यान रखना, माइंट्रिक मायो वर्ड से लिया है, इसका मतलब यह मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। कहां इनकी लोकेशन है ये भी देख लें आप। अंदर वाली म्यूकोसा, अंदर वाली दीवार का नाम है म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा, देखो सब म्यूकोसा में सब म्यूकोजल प्लेक्सेज, सब म्यूकोजल प्लेक्सेज, इसी का नाम है मीजनर प्लेक्सेज, दैट इज द मीजनर प्लेक्सेज। उसके बाद देखो ये मस्कुलर लेयर और ये सिरोसा। ये देखें, ये जो फाइबर दिख रहे हैं, ये जो फाइबर आपको दिख रहे हैं, ये मस्कुलर लेयर में, इन्हीं को किस नाम से जान रहे हैं? माइंट्रिक प्लेक्सेज। और ये माइंट्रिक का ही दूसरा नाम क्या दिया है अपन ने? ऑरबैक प्लेक्सेज। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आज के लेक्चर में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर मैंने आपको 10 पोर्शन पढ़ा दिए, और पूरी उम्मीद की 10 के 10 पोर्शन आपको समझ में आ गए। 10 के 10 पोर्शन के बाद अब अपन जीआईटी के अलग अलग ऑर्गन को पढ़ेंगे और उनसे निकलने वाले जूस को भी पढ़ेंगे। अपना पहला पोर्शन होगा ओरल कैविटी। पहला पोर्शन होगा ओरल कैविटी और इससे निकलने वाले जूस। दूसरा पोर्शन होगा ईसोफेगस और स्टोमक, ईसोफेगस और स्टोमक। तीसरा पोर्शन होगा पेनक्रियाज। चौथा पोर्शन होगा लीवर और गॉल ब्लैडर और उनसे निकलने वाले जूस को साथ साथ पढ़ेंगे अपन। पांचवा पोर्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और छठा पोर्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो टोटल 6 पोर्शन हैं जिनको अपन टुकड़ों में तोड़कर पढ़ेंगे और उनसे निकलने वाले जूस का भी अपन अध्ययन करेंगे। तो यहां पर पूरे के पूरे पार्ट में 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 1 मिनट में रिवाइज कराऊं तो 10 पॉइंटों में यही है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पार्ट नंबर 1, डाइजेस्टिव एंजाइम कितने तरह के? 3 तरह के। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एमाइलोलाइटिक एंजाइम, इसके बाद प्रोटीन वाले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लिपिड वाले लाइपोलाइटिक एंजाइम। पार्ट नंबर 2, ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले ओरल कैविटी, देन स्टोमक, देन पेनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद अपन ने पढ़ा टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में सारी तरह की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी अपन ने और कुछ पैथोलॉजिकल टर्म को भी डिस्क्राइब किया गया। बोर्बोरिग्माइड, टेनेस्मस, हेमेटेमेसिस, मेलेना, हेमेटोचेजिया। उसके अलावा पार्ट नंबर 4, डाइजेस्टिव जूस, जिसके अंदर सबसे पहले ओरल कैविटी से सलाइवा, टोटल 5 होते हैं। दूसरा गैस्ट्रिक जूस, इसके बाद बाइल, देन पेनक्रिएटिक जूस और लास्ट में सकस एंटेरिकस, जिनकी नॉर्मल पीएच के बारे में जानकारी ली और कहां पर सीक्रेट होते हैं। कितनी स्फिंटर होती हैं? टोटल 7 स्फिंटर होती हैं। पार्ट नंबर 5 कौन कौन सी होती हैं? अपर इसोफेजियल, कार्डियक स्फिंटर, पाइलोरिक स्फिंटर, इलियोसिकल स्फिंटर, इंटरनल एनल स्फिंटर, एक्सटर्नल एनल स्फिंटर और स्फिंटर ऑफ ओडाई। स्फिंटर को डायग्राम में अपन ने अलग अलग जगह पर शो कर दिया था।
इसके बाद लीवर के बाहर बाइल को ले जाने वाला सिस्टम, पोर्शन नंबर 6 एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम में पूरा डक्टल सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर एक इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ा दिया था, ERCP क्यों करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं, इंडिकेशन क्या है, ये सारा अपन ने पढ़ लिया था। पार्ट नंबर 7 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, सिंगल लाइन अपन ड्रॉ करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट होंगे, मैकबर्नी पॉइंट और अपेंडिक्स की लोकेशन को अच्छे से समझा दिया था। और उसके अलावा 9 क्वाड्रेंट होंगे, यदि 2-2 लाइन अपन ड्रॉ करें तो यहां भी अपन ने अपेंडिक्स और मैकबर्नी पॉइंट को समझा दिया। साथ में लीवर के बारे में भी एक्स्ट्रा बता दिया था कि लीवर का मैक्सिमम हिस्सा इस एरिया को ऑक्यूपाई करता है, बोले तो एपिगैस्ट्रिक रीजन को। फिर पोर्शन नंबर 8 लेयर ऑफ GIT, 4 लेयर अपन ने पढ़ी थी, चारों का डिस्क्रिप्शन हो गया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा पॉइंट नंबर 9 ब्लड सप्लाई ऑफ GIT, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मीजेंट्रिक और इंफीरियर मीजेंट्रिक। वेन जो ड्रेन करती हैं वो आगे चलकर पोर्टल वेन बना लेती हैं जो पहले लीवर में खुलती हैं। उसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ GIT जिस पर अपन ने डिस्कशन कर लिया। इज दैट क्लियर? तो 10 के 10 पोर्शन आपने देख भी लिए। इट इज द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अपन 6 पोर्शन पढ़ लेंगे। बार बार अपन को ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि बताओ इसमें कौन सी आर्टरी है, बताओ कौन सी वेन है, बताओ कौन सी नर्व स्टिमुलेट होगी तो स्टोमक पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ इसकी कितनी लेयर होंगी। तो ये तो अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ ही लिया, इनको बार बार अपन को रिवाइज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे अपन 6 पोर्शन पढ़ेंगे। ओरल कैविटी सबसे पहले, दूसरे नंबर पर ईसोफेगस और स्टोमक, तीसरे नंबर पर पेनक्रिया, चौथे नंबर पर गॉल ब्लैडर और लीवर, 5वें पर स्मॉल इंटेस्टाइन और 6ठे नंबर पर लार्ज इंटेस्टाइन। ये टुकड़ों में बांट के इनके जूस भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज के अभी के लिए इतना ही। उम्मीद कि आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कल अपन फिर से मिलते हैं और आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज के अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।